हेलो, आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा था कि करंट किस तरह से चलती है, किस प्रकार से एक बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो जो चार्ज कैरियर्स हैं वो चलते हैं। तो जब तक करंट चलता रहेगा तब तक सर्टेन रूल्स फॉलो होते रहेंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यह भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वहाँ पर प्रेजेंट मानकर किस तरह से हम एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। हम लोगों ने कुछ एक्सप्रेशंस भी देखे थे, जिन एक्सप्रेशंस को मैं आपके सामने फिर से लिख रहा हूँ। सबसे पहला एक्सप्रेशन था J इक्वल टू सिग्मा ई। इसको मैंने कहा था कि ये करंट डेंसिटी है और ये कंडक्टिविटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो J इक्वल टू सिग्मा ई, इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ भी कहते हैं, जहां पर कंडक्टिविटी जो है NE स्क्वायर टो बाई m है। उसी तरह से हम लोगों ने देखा था, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी। उसी तरह से हम लोगों ने देखा था कि V इक्वल टू आई आर, जहां पे R का वैल्यू था रो L बाई ए, जहां पे रो इसका उल्टा था, जहां पे रो का वैल्यू था m बाई एन ई स्क्वायर टो इंटू एल बाई ए। इसको हम लोगों ने रेसिस्टेंस कहा। तो ओवरऑल ये जो फॉर्मूला था इसको हम लोगों ने स्केलर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ कहा, V इक्वल टू आई आर। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ और भी फॉर्मूले देखे थे। दूसरा था आई जे इक्वल टू एन ई वी डी, यानी J इक्वल टू नंबर, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड VD। तो इस प्रकार के फॉर्मूलों पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो जनरली मैंने देखा है कि छात्र इन फॉर्मूलों के सवालों को डील नहीं करते। चलिए हम लोग पहले एक दो सवाल बना लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये NCERT का लाइक क्वेश्चन है, एक जैसा। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है और इसका लेंथ 1 मीटर है। साथ ही साथ आपको यह बताया गया कि इसके अंदर ये जो मटेरियल है, इसके अंदर जो मैटर है उसकी डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी है करीब 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। असल में ये कॉपर ही है और कह रहा है कि इसमें जो एटॉमिक मास है वो 60 है, 60 mu। सवाल को फिर से सुन लीजिए। हमारे पास एक कॉपर का रॉड है, उस कॉपर के रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, उसका लेंथ इतना है, कॉपर की डेंसिटी इतनी है 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और कॉपर का एटॉमिक मास 60 है। असल में 63 है, लेकिन हम लोग 60 लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर इसके अंदर 16 एम्पियर करंट हो, देन फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, find the drift velocity of electrons in this। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है इस जगह पर। तो गौर कीजिएगा, अगर हम लोग यहां पे चलें, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए आप। वॉल्यूम कितना है गौर कीजिएगा, ये एरिया और ये लेंथ। सो 10⁻⁻6 इंटू 1 10⁻⁻6 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम में जब आप डेंसिटी से गुणा करेंगे तो आपको मास मिल जाएगा, यानी कि 10⁻⁻6 इंटू 5000। इसको जब आप करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻13, ये आपको 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो गया। हाँ, इतना किलोग्राम ये मास मिला। इस मास में कॉपर के कितने एटम्स मौजूद हैं? ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला केमिस्ट्री से आता है। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होगा सैंपल मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। सैंपल मास बाय मोलर मास करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा और उसमें जब आप इससे गुणा करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। तो मास कितना है
5 इंटू 10⁻⁻13। मोलर मास कितना है 60। ध्यान दीजिएगा ये 60 ग्राम में है, इसलिए आपको इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए। तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम था हमने उसको ग्राम में डाल दिया। इनटू Na कितना होता है वोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपके नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब हर एटम इतने ही इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स भी उतना ही है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही हैं, क्योंकि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो नंबर ऑफ एटम्स हो गया वही और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया वही। तो एनीवे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम चल गए हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गेम में है। अब ध्यान दीजिए, जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो गया तो आपको n यानी नंबर डेंसिटी तो पता होगी। नंबर डेंसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम। तो आप लिखिए 5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 बाई 60। ये तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। वॉल्यूम में आप गुना करिए, फिर से वॉल्यूम से भाग लगा दीजिए, 10⁻⁻6 इंटू 1। ये मिला आपको n। Vd का फॉर्मूला क्या है भाई, आप जानते हैं I बराबर NeA/Vd। कैसे हुआ, I बाई ए यानी J होता है, J इक्वल टू NeVd आपको पढ़ाया था। तो Vd का फॉर्मूला हो गया I बाई NeA। I आपको मालूम है 16 एम्पियर, N आपको मालूम है ये वाला गिवन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम है आपको, हर चीज मालूम है। पुट कर दीजिए, पुट वैल्यूज एंड गेट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सवालों को बनाया जा सकता है। ये सवाल बहुत पॉपुलर है, कई बार आ चुका है, एनसीईआरटी में भी इस प्रकार का एक सवाल बैठा हुआ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें, इन चीज़ों को हटाएं, इस फार्मूले की प्रैक्टिस हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोगों ने इसको छोड़ा था। हम लोगों ने स्केलर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ पे चीज़ों को छोड़ा था। गौर कीजिए, V इक्वल टू IR, इसको हम लोग स्केलर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ कहते हैं। तो ये जो भी है, ओम कौन था? ओम एक आदमी था, एक साइंटिस्ट था, करीब करीब 1800 समथिंग 1878 या आसपास में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने कहा कि एक वायर के एक क्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, उन्होंने कहा कि जब एक वायर के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो करंट उतनी ही ज्यादा होती है जितना कि पोटेंशियल डिफरेंस। यानी उन्होंने कहा कि करंट थ्रू ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सीधी सीधी उन्होंने बात कही कि करंट थ्रू ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, प्रोवाइडेड, उन्होंने कहा दूसरी चीजें चेंज ना कर दीजिएगा, प्रोवाइडेड अदर फिजिकल पैरामीटर्स आर फिक्स्ड। फिजिकल पैरामीटर्स का मतलब हो गया कि इसका लेंथ वेंथ मत बदल दीजिएगा, टेम्परेचर मत बदल दीजिएगा, ये सब चीजें न बदलेंगे। तो उन्होंने कहा कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू V होगा, एक तरह से V भी प्रोपोर्शनल टू I होगा, और सो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, जहां पे R एक कांस्टेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये चीज लाई थी, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये चीज लाई थी, और हम लोगों ने दूसरे कंसिडरेशन से मैथमेटिक्स करके उस एक्सप्रेशन को डिराइव किया है। एक तरह से हम लोगों ने उनकी बात को वेरीफाई किया है V इक्वल टू IR पे गौर करके। तो ये जो उन्होंने कहा, अब ध्यान दे दीजिएगा, V इक्वल टू IR जो ओम का नियम है, ओम का नियम बोलते समय याद रखिएगा I प्रोपोर्शनल टू V बोलिएगा, ये मत बोल दीजिएगा। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कहते हुए कि ओम का नियम बोलिए, ओम का लॉ बोलिए, वो कह देते हैं V इक्वल टू IR। नहीं, वो V इक्वल टू IR नियम नहीं है, रूल है करंट इज प्रोपोर्शनल टू V। ये है ओम का लॉ। इसमें आप कांस्टेंट वगैरह जोड़ते हैं तब वो V इक्वल टू IR बनता है, वो आपके काम का एक फॉर्मूला है। लॉ ये है, इसलिए लॉ और फॉर्मूला बोलते समय ध्यान देंगे। चलिए V इक्वल टू IR के हिसाब से अगर ध्यान दें हम, तो ओम ने एक ग्राफ खींचा जिसमें उन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ खींचा। तो देख लीजिए, ये यहां पर वोल्टेज है और ये करंट है।
पोटेंशियल डिफरेंस जो उन्होंने अप्लाई किया एक कंडक्टर पे, उसको उन्होंने करंट के साथ प्लॉट किया। उन्होंने पाया कि ये ऑलमोस्ट जो ग्राफ है सीधा निकलता है, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। इट ऑल्सो शोज दैट I इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर आप V प्रोपोर्शनल टू I देखेंगे, ग्राफ वैसा ही फिर से आपको निकलेगा। V और I का भी ग्राफ अगर देखेंगे तो वो भी आपको ऑलमोस्ट सीधा ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, V और I के ग्राफ का स्लोप, अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। V और I के ग्राफ का स्लोप देखिए, V और I के बीच के ग्राफ का स्लोप यानी चेंज इन द V बाय चेंज इन द चेंज इन द I, दिस स्लोप इज सम काइंड ऑफ ए रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस R क्या है? अब गौर कीजिएगा, V इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूले में हम लोग दो जगह से रेसिस्टेंस डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ओम लॉ पे आइए, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। परंतु ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो प्रकार के रेसिस्टेंस आते हैं। रेसिस्टेंस में सबसे पहले हम लोग इसका फिजिकल डिफिनेशन दे दें। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर भी कांस्टेंट हो, ध्यान दीजिएगा, अगर भी कांस्टेंट हो मतलब बैटरी कांस्टेंट हो, बैटरी का पावर कांस्टेंट हो, तो करंट और आर में ध्यान दीजिएगा, अगर आर बढ़ेगा तो करंट घटेगी। यहां पे साफ दिख रहा है आपको, क्योंकि आई आर का प्रोडक्ट फिक्स है। मान लीजिए ये 20 है तो ये 5 होगा तो ये 4 होगा। अगर हमने इसको 10 कर दिया तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी। सो रेसिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेस्ट्रिक्ट द करंट थ्रू इट। वो करंट को रेस्ट्रिक्ट करने की एबिलिटी है। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा करंट रेस्ट्रिक्ट होगी, करंट उतने ही नहीं बहेगी। तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा करंट उतनी ही कम होगी। तो ये जो रेसिस्टेंस है जनरली क्या होता है, इसका यूनिट ध्यान दीजिएगा ओम होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं वोल्ट बाई एम्पियर ऑल्सो, इसको ओम कहते हैं। रेसिस्टेंस है ये, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। और रेसिस्टेंस का जो उल्टा होता है इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट इसका भी उल्टा करते हैं मो। कंडक्टेंस की यूनिट होती है MHO मो। इसको साइमंस भी कहते हैं, इसलिए MHO मो कर देंगे तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी, ये 1/R हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे कि जो रेसिस्टेंस है, जो आपने यहाँ पे गौर किया, यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप जो निकाला आपने, VI ग्राफ का स्लोप और IV ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो जाहिर है कि IV ग्राफ का स्लोप इसका उल्टा होगा यानी कंडक्टेंस होगा। IV ग्राफ का स्लोप 1/R होगा और VI ग्राफ का स्लोप R होगा। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें ध्यान देने की हैं। इस वीडियो के अंदर में हम लोग बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। यहाँ पर बहुत कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं आने जा रहा, टर्म्स हैं बहुत सारे जो तितर बितर करके आपके सामने आते रहेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम एक बार आपके सामने वो बोल दूं, ताकि मेरे मुंह से सुन के आपको ज्यादा याद रहेगा, किताबों से पढ़ के कम याद रहेगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, रेसिस्टेंस है दो प्रकार का, एक है स्टैटिक रेसिस्टेंस और एक है डायनामिक रेसिस्टेंस। ध्यान दीजिए, दो प्रकार की चीजें। तो स्टैटिक रेसिस्टेंस R होता है RS, जिसको सामान्यतः जो रेसिस्टेंस आप कहते हैं 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है वही वाला रेसिस्टेंस है। तो VI ग्राफ का एक पॉइंट पे चले जाइए, इस पॉइंट पे V का वैल्यू और I का वैल्यू निकाल के भाग लगा दीजिए, आपको रेसिस्टेंस मिल जाएगा। ये हो गया आपका V/I। ये है आपका स्टैटिक रेसिस्टेंस, जो हर ऑब्जेक्ट में होता है, हर मटेरियल में होता है। यही रेसिस्टेंस है असली वाला, जिसको हम कहते हैं कि रेसिस्टेंस। इसकी यूनिट ओम होती है, हर मटेरियल में होता है। ये डायनामिक रेसिस्टेंस है, उसमें गौर कीजिए कि जब VI ग्राफ होता है तो ओम के हिसाब से VI ग्राफ स्ट्रेट होता है। ओम के हिसाब से ओम ने जिन मटेरियल को लिया था उन मटेरियल्स में VI का ग्राफ स्ट्रेट था, V और I प्रोपोर्शनल थी। लेकिन ओम ने सारे मटेरियल्स को यूज नहीं किया था। बाद में पता चला कि सारे मटेरियल्स का VI ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। सो अब मटेरियल दो प्रकार के हो गए, एक ओमिक हो गए जिनका VI ग्राफ स्ट्रेट था और जो ओम लॉ को फॉलो करते थे,
और दूसरे नॉन ओमिक हो गए जो कि मटेरियल्स अलग थे और जो ग्राफ को फॉलो नहीं करते थे, उनका ग्राफ ऐसा था या ऐसा था, किसी भी प्रकार से ग्राफ हो सकता है। तो नॉन ओमिक मटेरियल्स भी आ गए मार्केट के अंदर और बाद में पता चला कि ये बहुत है। आजकल के ज़माने में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग नॉन ओमिक सब्सटेंसेस का बेतहाशा उपयोग करते हैं। इसमें आपको सेमीकंडक्टर्स मिल जाएंगे जिनका कि ये अजीब तरीके से बढ़ता है, वो स्ट्रेट नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसा भी होता है ना। तो नॉन ओमिक में आप देखिए भी आई प्रोपोर्शनल नहीं है, नॉट प्रोपोर्शनल, उनका ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। और ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जैसे डायोड है ना, ट्रायोड है ना, ट्रांजिस्टर है, या इस प्रकार के जो मटेरियल्स हैं नॉन ओमिक। तो इन नॉन ओमिक के ग्राफों को देख लीजिए, इनका वी ग्राफ का स्लोप ही कांस्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार के मटेरियल्स में खासतौर पे डायनामिक रेसिस्टेंस आता है। जैसे मान लीजिए कि आप इस प्रकार के एक रेसिस्टेंस में गौर करते हैं, कुछ इस प्रकार का मान लीजिए ग्राफ है। तो देखिए इस इलाके में ये जो स्लोप है पॉजिटिव है, बट इस इलाके में ये जो स्लोप है निगेटिव है। यहां पे स्लोप 0 है। इसका मतलब है कि यहां पर आपका डायनामिक रेसिस्टेंस पॉजिटिव है, यहां पर डायनामिक रेसिस्टेंस 0 है, यहां पर डायनामिक रेसिस्टेंस निगेटिव है। तो क्वेश्चन होगा कि क्या रेसिस्टेंस निगेटिव भी हो सकता है? बिल्कुल, रेसिस्टेंस डायनामिक वाला निगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, डायनामिक रेसिस्टेंस 0 भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में रेसिस्टेंस नहीं है, उसका डायनामिक रेसिस्टेंस 0 है। मतलब ध्यान दीजिएगा, डायनामिक रेसिस्टेंस का मतलब एक तरह से ऑब्जेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। डायनामिक रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि चेंज इन द वोल्टेज एंड चेंज इन द करंट का रेशियो। वोल्टेज के बढ़ने से क्या करंट भी बढ़ती है? अगर ऐसा है तो डायनामिक रेसिस्टेंस पॉजिटिव। क्या वोल्टेज के बढ़ने से करंट घटती है? अगर ऐसा है तो डायनामिक रेसिस्टेंस नेगेटिव। क्या वोल्टेज के बढ़ने से करंट में चेंज है? ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट में चेंज ही ना हो सकता है करंट के बढ़ने से वोल्टेज में चेंज ना हो। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, डायनामिक रेसिस्टेंस इज डेल्टा V बाई डेल्टा I। इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव, स्पेशली फॉर द नॉन ओमिक टाइप ऑफ कंडक्टर्स। तो हम लोग चीजों को टर्म वाइज पढ़ रहे हैं। V इक्वल टू IR को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने ओमिक को देखा, नॉन ओमिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ध्यान देंगे, फिर से वापस कंडक्टर्स पे आइए, V इक्वल टू IR। और इस बात पे गौर कीजिए कि ओम का नियम कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जैसा कोई लॉ नहीं है। ओम का लॉ एक एक्सपेरिमेंट का आउटपुट है, जो एक्सपेरिमेंट हमेशा लागू नहीं है। करीब करीब सारे मटेरियल्स किसी न किसी टेम्परेचर रेंज में ओम के लॉ को फॉलो करते हैं, और करीब करीब सारे मटेरियल किसी न किसी टेम्परेचर रेंज में ओम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए ओम का लॉ असल में वो लॉ कहना ही नहीं चाहिए था। इट वॉज जस्ट समथिंग, इट वॉज एन एक्सपेरिमेंटल आउटकम विच इज वैलिड मोस्टली फॉर कंडक्टर्स इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। कंडक्टर्स भी हमेशा नहीं फॉलो कर सकते। टेम्परेचर अगर बहुत ऊंचा या बहुत नीचा कर दिया तो फिर उसको फिर फॉलो नहीं करते। तो एक एक्सपेरिमेंटल आउटकम है। अब हमारे जीवन में जो टेम्परेचर्स आते हैं उनमें तो वो वैलिड है भाई, इसलिए हम लोग उसके साथ में आगे चलते हैं। अब आगे आइए, हम लोग जब V इक्वल टू IR पे आ गए। अब इस रेसिस्टेंस का डिफिनीशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेसिस्टेंस पे गौर कीजिए। रेसिस्टेंस R, इसका फॉर्मूला है L बाई A इंटू NE स्क्वायर टो बाई M। गौर कीजिएगा, यानी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? L, A, यानी लेंथ, एरिया। वो मैंने प्रूव किया था, उस पिछले क्लास में देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है। तो L लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन यानी कि शेप एंड साइज, ये दोनों का मतलब हो गया शेप एंड साइज। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कुछ साइज एंड शेप पे डिपेंड है और कुछ मैटर के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड है।
इन वालों को तो आप बदल सकते हैं, आप इन वालों को नहीं बदल सकते, आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये सब चीज़ों को आप नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे टो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टेम्परेचर के हिसाब से घटती है। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस टो का वैल्यू घटता है। यहाँ पर बेसिक बात यही है। आपसे इस जगह पर 2-3 क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। सबसे पहला ये बताइए, मान लीजिए कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनों के बजाय प्रोटॉन चलते होते तो रेसिस्टेंस का क्या होता? ठीक है, देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों के मास के मुकाबले प्रोटॉनों का मास बहुत ज्यादा है, तो प्रोटॉन में मास ज्यादा होगा तो हर चीज का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरी बात, क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो टो का वैल्यू घट जाएगा और तब आर का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसलिए रेसिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सामान्य तौर पर गौर कीजिएगा, सामान्य तौर पर जो रेसिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ कुछ इस प्रकार का ग्राफ आता है। सामान्य तौर पे ये एक जो छोटा सा एरिया है इसमें पूरा प्रोपोर्शनल नहीं है, परंतु इस इलाके में ये करीब करीब स्ट्रेट होता है। ध्यान दीजिए, ओवरऑल स्ट्रेट नहीं है, एक छोटे रेंज में ये रेसिस्टेंस टाइम के साथ ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। इस पे गौर कीजिएगा, रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है और कंडक्टेंस टेम्परेचर के साथ घटता है। जाहिर है इसका उल्टा होगा। अब गौर कीजिए, जब रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा तो हालांकि रिलेशनशिप टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु इस इलाके में जो कि प्रोपोर्शनल है, हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज ऑलमोस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप लाइक आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है हम लोगों का, असल में इस फॉर्मूले पे आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा आप डेराइव भी कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई रेसिस्टेंस है, उस समय टेम्परेचर T1 है। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेसिस्टेंस बढ़ के R2 हो गया। ध्यान दीजिए, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेसिस्टेंस भी बढ़ गया। तो व्हाट इज द चेंज इन रेसिस्टेंस? तो चेंज इन रेसिस्टेंस जो होगा डेल्टा आर, इट इज डिपेंडिंग ऑन, हमने पाया है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन टेम्परेचर एंड ऑल्सो आई हैव फाउंड दैट इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल रेसिस्टेंस R1। इसलिए इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आप गौर कीजिएगा। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इस पे भी गौर कीजिएगा। इस डेल्टा आर को हम लोग लिख सकते हैं बाद में यहाँ पे R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा R1 डेल्टा T, and so we can write R2 equal to R1 common 1 plus alpha delta T। फाइनल रेसिस्टेंस बराबर इनिशियल रेसिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अल्फा क्या है भाई? अल्फा एक कांस्टेंट है। अल्फा एक कांस्टेंट है जिसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, जो भी कह लीजिए। इस अल्फा का फॉर्मूला है चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट रेसिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये अल्फा क्या दिखाता है? देखिए, दुनिया के सारे मटेरियल्स में अल्फा होता है, हर मटेरियल में अल्फा होता है। लोहे में अल्फा है, लकड़ी में अल्फा है, रबड़ में अल्फा है। इस अल्फा का क्या काम है? ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा अल्फा होगा, जितना ज्यादा ये होगा अल्फा, उतना ही टेम्परेचर चेंज से रेसिस्टेंस चेंज होगा। यह सीधा सा बात है, गौर कीजिएगा। अल्फा का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर के बदलने से रेसिस्टेंस में काफी ज्यादा चेंज होगा। सो ध्यान दीजिए, अल्फा ज्यादा होगा तो चेंज इन रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, डेल्टा आर ज्यादा होगा। इसलिए दुनिया में जो अलग अलग मटेरियल्स हैं उन सब का अल्फा अलग अलग है। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, असल में बहुत सारे पॉइंट हैं आज, उन सारे पॉइंटों को आप सीखते जाइए। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका अल्फा बड़ा ही कम है। अल्फा कम होने का मतलब है
कि इस प्रकार के मटेरियल्स का जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके रेसिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। यही ना मैंने कहा अभी कि अल्फा ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस में चेंज ज्यादा होगा टेम्परेचर से। अल्फा कम है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर के चेंज से रेसिस्टेंस में चेंज कम होगा। इस प्रकार के मटेरियल्स का रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है और इस प्रकार के मटेरियल स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने के काम में आते हैं। वो जो बहुत नाजुक मशीनें होती हैं उनके अंदर में टेम्परेचर के घटने बढ़ने से रेसिस्टेंस ना बदल जाए, जैसे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कोई थर्मामीटर है या कोई बहुत कीमती इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसा आपने लगा के रखा है जो टेम्परेचर नापता है, माइक्रो केल्विन तक जाता है, तो उस प्रकार के मटेरियल में रेसिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए टेम्परेचर पे। तो ऐसे मटेरियल्स अल्फा कम वाले होते हैं। इनका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यूरेका है, कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन है, इस प्रकार के एलॉयज आते हैं सामान्यतः। मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका अल्फा ज्यादा है, अल्फा ज्यादा है, इसका मतलब साफ है कि ये अल्फा ज्यादा होने का मतलब है कि टेम्परेचर के बदलने से इसका रेसिस्टेंस फट बढ़ेगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम थर्मामीटर में यूज कर लेते हैं, यूज्ड इन थर्मामीटर। प्लेटिनम एक ऐसा ही मटेरियल है, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर आपने सुना होगा। इसमें टेम्परेचर बदलेगा तो रेसिस्टेंस बदल जाता है, हम रेसिस्टेंस को नाप लेते हैं, रेसिस्टेंस को नाप के हम अपना टेम्परेचर बता लेते हैं। इस तरह से अल्फा ज़्यादा होगा तो थर्मामीटर भाई उसका यूज हो जाएगा और इसका एक प्लेटिनम नाम का सब्सटेंस होगा। किसी किसी का अल्फा निगेटिव भी है। इसका क्या मतलब है भाई? अल्फा निगेटिव होने का मतलब है कि ये ऐसा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। तो इस प्रकार के मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। इस प्रकार के मटेरियल कौन है भाई? ऐसे कौन मटेरियल हैं? वो है सेमीकंडक्टर्स। गौर कीजिएगा, सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। यानी आर टेम्परेचर वाइज ऐसे डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर्स का। गौर कीजिएगा, कंडक्टर्स का अलग है, सेमीकंडक्टर्स का अलग है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों है? आर का फॉर्मूला है, वहां पे लिखा है, मैंने ठीक से ध्यान दीजिए, m/ne², है ना। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है असल में कि लो टेम्परेचर जब होता है ना, लो टेम्परेचर, उसमें n का वैल्यू कम होता है। मतलब जो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंदर में बैठे होते हैं, बाउंड होते हैं, लैटिस के साथ वो फंसे हुए रहते हैं, सबका ऑक्टेट वगैरह पूरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो n का वैल्यू कम है, जब n का वैल्यू कम है तो r का वैल्यू ज्यादा होगा। सो लो टेम्परेचर पर n कम रहता है, सो r हाई रहता है। यहां पे देख लीजिए। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई करते हैं, उस हाई टेम्परेचर से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेते हैं और वो जो बॉन्ड बने हुए हैं उनको बॉन्ड को तोड़ के निकल जाते हैं और उससे n का वैल्यू बढ़ जाता है, n ज्यादा हो जाता है। n का वैल्यू बढ़ जाएगा तो r का वैल्यू घट जाएगा, r का वैल्यू लेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसे मटेरियल हैं जो लो टेम्परेचर पर कंडक्ट नहीं करते परंतु हाई टेम्परेचर पर कंडक्ट करते हैं। इस प्रकार के मटेरियल सेमीकंडक्टर होते हैं। आपके सिलेबस में जब मैं लास्ट में जब वीडियोस डालूंगा, जब लास्ट के क्लास होंगे जिसमें हमें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, तो उस समय हम लोग इस टॉपिक के ऊपर में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो कुल मिला जुला के हमारे पास रेसिस्टेंस वाले हिसाब पे इतने प्रकार के टर्म्स हैं। चलिए, तो जब आपने सीख ही लिए हैं तो हम लोग एक सवाल बना लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक मटेरियल है जिसका अल्फा है 2 × 10⁻⁻⁴ केल्विन पर केल्विन। एक ये गिवन है। एक मटेरियल का अल्फा है 2 × 10⁻⁴ पर केल्विन है, पॉजिटिव है परंतु बहुत विशेष नहीं है, कम है। कहता है फाइंड द टेम्परेचर एट विच इट्स रेसिस्टेंस becomes 20% more than it is at 0 डिग्री C। गौर कीजिएगा, अल्फा का वैल्यू दिया है, टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो कहता है कि मान लीजिए 0 डिग्री C पे जो भी रेसिस्टेंस है, कहता है कि कितने टेम्परेचर पर
रेसिस्टेंस उससे 20% ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए ना भैया कि 0 डिग्री सी यानी कि ये कितना केल्विन हो गया, इस पर ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री सी का मतलब कितना होता है 273 केल्विन। कभी भी सेल्सियस यूज मत कीजिएगा। तो 273 केल्विन में रेसिस्टेंस को हमने 100 ओम मान लिया, 20% मोर है। तो कौन से टेम्परेचर पर, यह हमें नहीं मालूम, ये रेसिस्टेंस हो जाएगा 120 ओम, यही ना मालूम नहीं है। अब आप जानते हैं कि फॉर्मूला है आर, अल्फा का वैल्यू डेल्टा आर बाई आर डेल्टा टी। ठीक से ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 4। डेल्टा आर का वैल्यू कितना है जरा बताइएगा। डेल्टा आर यानी चेंज इन द रेसिस्टेंस 20 ओम बाई व्हाट इज द इनिशियल रेसिस्टेंस 20 ओम, सॉरी 100 ओम। शुरू में हमने 100 मान लिया था, 100 था और 120 हो गया। तो डेल्टा आर 20 लिखेंगे और आर का वैल्यू 100 लिखेंगे ना, और डेल्टा टी निकालेंगे। तो डेल्टा टी का वैल्यू आ गया आपको करीब करीब, ये 5 बार में कटा, 5 दूनी 10, 10 टू द पावर 3 केल्विन, इतना निकला। 10 टू द पावर 3 यानी 1000 केल्विन निकला। यानी चेंज इन टेम्परेचर 1000 केल्विन है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 1000 केल्विन है। तो इनिशियल टेम्परेचर तो आपको मालूम है कि 273 था, तो 1000 प्लस 273, ये आपको आ गया 1273 केल्विन आपका फाइनल टेम्परेचर होगा, करीब करीब उतना आएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल मुझे नहीं लगता कि इसमें क्या भारी है, फर्स्ट क्लास। तो हम लोगों ने देखा कि रेसिस्टेंस को किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं। V इक्वल टू आई आर में रेसिस्टेंस को हम लोगों ने देखा। V इक्वल टू आई आर, जिसमें R का वैल्यू था रेसिस्टेंस, उसको कह रहे थे हम। रेसिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लिखा R इक्वल टू L बाई ए, रो का फॉर्मूला था M बाई एन ई स्क्वायर टो L बाई ए। अब इसमें से L बाई ए को अगर आप हटा दें, ध्यान दीजिएगा, ये जो M बाई एन ई स्क्वायर टो है ये मैटर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड है। और ये वाला जो है साइज एंड शेप पे डिपेंड है। इस मटेरियल वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रो का फॉर्मूला है M बाई एन ई स्क्वायर टो, ये रेसिस्टिविटी है। इसमें साइज एंड शेप पे डिपेंड नहीं है, इट्स जस्ट मैटर एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब ये नहीं कह दीजिएगा अगर कॉपर का तार है, लंबा उसको बड़ा सा तार है और एक छोटा तार है, तो उसका रेसिस्टेंस अलग हो जाएगा दोनों का, क्योंकि दोनों का लेंथ और एरिया अलग अलग है। परंतु रेसिस्टिविटी ये एम एन ई टो ये सब चीजें तो दोनों में सेम है, इसलिए दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी। तो ध्यान दीजिएगा रेसिस्टिविटी इज मैटर डिपेंडेंट, इट्स जस्ट डिपेंडिंग ऑन मैटर एंड टेम्परेचर। हाउ टू डिफाइन द रेसिस्टिविटी, आप ध्यान दे दीजिए। आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, तो रो का फॉर्मूला हुआ आर ए बाई एल, यानी अगर एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो 1 मीटर, अगर एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो 1 मीटर, तो आर कितने के बराबर हो जाएगा, रो के बराबर। यानी रेसिस्टिविटी इज जस्ट द रेसिस्टेंस, कब, व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। जब किसी ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ 1 मीटर हो जाए, जब वो एल वेल को आप फिक्स ही कर दे रहे हैं, तो जाहिर है कि ये सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा, तो मैटर डिपेंडेंट हो जाएगा। और इसीलिए तब उस हालत में हम लोग रो कहते हैं। रो का फॉर्मूला क्या होगा, रो का यूनिट क्या होगा, यूनिट होगी, ठीक से ध्यान दीजिए, एरिया लेंथ, तो एक यहां पे बच जाएगा ओम मीटर, ये हो गया रो का यूनिट ओम मीटर। और इसका जो उल्टा होगा उसको कहेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को लिखेंगे हम सिग्मा, और उसका फॉर्मूला होगा एन ई स्क्वायर टो बाई एम, और उसका यूनिट होगा ओम माइनस 1 मीटर माइनस 1। ठीक है, सिंपल चीजें हैं ये सब। तो रेसिस्टिविटी को हमने यहां पर देखा और कंडक्टिविटी को, और इसमें देखा लेंथ एरिया और ये सब चीजें। क्या रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड करती है?
नहीं, रेसिस्टिविटी लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेसिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि बाकी चीजें आप चेंज ही नहीं कर सकते, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का कैसा कर्व बनेगा? तो आपको तो पहले ही मैंने बताया है कि जो रेसिस्टेंस टेम्परेचर का कर्व है बिल्कुल वैसा ही होगा। अब कोई कहेगा कि रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर का कर्व बताइए, तो करीब करीब ऐसा खींच दीजिए। रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का कर्व ऐसा हो गया, किसके लिए? मेटल्स के लिए। बट सेमीकंडक्टर्स के लिए कर्व गड़बड़ हो जाएगा। सेमीकंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी दूसरे सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसलिए उसका एन वगैरह भी चेंज होता है। तो मैंने आपको बताया है कि सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से घटेगी, तो वही चीज यहाँ पे आप लागू कर देंगे, और कंडक्टिविटी का उल्टा ग्राफ होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी नाम के दो टर्म्स हमारे पास में आते हैं। तो कुल मिला जुला के बहुत सारे टर्म्स हमने देखे। रेसिस्टेंस, हाँ तो ठीक है, रेसिस्टेंस का रेंज भी जान लेते हैं। बहुत सारा जीके के भी चीजें हैं जो जनरल नॉलेज है, आपको वो भी जानना चाहिए। ध्यान दीजिए कि रेसिस्टेंस जो है सामान्यतः कितना होता है चीजों का। तो कंडक्टर्स जो है आपके, उनका रेसिस्टेंस इनफैक्ट साइज पे डिपेंड है। रेसिस्टेंस साइज बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻10 ओम मीटर के आसपास इनकी रेसिस्टिविटी होती है। बहुत कम है, देखिए बहुत कम, ऑलमोस्ट नहीं है। और इंसुलेटर्स जो हैं जिनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, वो 10⁻12 से लेके 10⁻15 ओम मीटर, काफी ज्यादा का अंतर है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये इंसुलेटर्स में इतना ज्यादा रेसिस्टेंस है कि करंट ऑलमोस्ट नहीं होती, और कंडक्टर्स में इतनी होती है। और सेमीकंडक्टर्स में इनके आसपास में बीच में होती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के रेसिस्टेंस को फ्लिप करना होता है, इसलिए वो 10⁻² ओम मीटर के आसपास होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, गौर कीजिएगा। ठंडा कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, गर्म कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर्स का इस तरह से जाता है। क्वेश्चन दूसरा होगा कि भाई आपका कितना है रेसिस्टेंस? तो ह्यूमन बॉडी का भी रेसिस्टेंस आप याद रखिएगा। ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस होता है, अगर सूखे हैं तो 10,000 ओम, और भींगे हैं तो 10,000 ओम, और सूखे हैं तो 50,000 ओम। आपके यहाँ जो एसी मेंस लगी है इस घर के अंदर में, जिस पर मैं ये बल्ब जला रहा हूं, उसमें 220 वोल्ट की एसी है। तो 220 वोल्ट पे जब मैं अपनी उंगली वहां पे घुसा दूंगा उस प्लग के अंदर, तो 220 वोल्ट बाय दिस ओम करेंगे तो आपको करंट मिलेगी। वो करंट कुछ मिली एम्पियर में मिलेगी। मिली एम्पियर बहुत कम करंट है, उतनी करंट मेरे बॉडी के अंदर में बहेगी। जब ऐसा होगा तो ध्यान दीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स हैं, हमारे नर्व्स हैं, उनके अंदर नैनो एम्पियर में करंट बहती है। मतलब है कि जब मैं अपने ब्रेन को कहता हूं कि लिखो, तो ब्रेन ऑर्डर देता है हाथ को लिखने के लिए। ऐसे में करंट जो बहती है हाथ के अंदर, जो नर्व्स को जो ऑर्डर जाते हैं, वो बहुत कम नैनो एम्पियर्स में, मुझे लगता है नैनो या माइक्रो एम्पियर्स में करंट बहती होगी। उस हल्की करंट से ही हमारे मसल की मूवमेंट होती है, हमारा हार्ट भी धड़कता है, उसी हल्की हल्की जो उसमें पल्सेस आती हैं। बहुत कम करंट होता है, जो बहुत मेजर भी नहीं हो सकता, उतना कम करंट से हमारा बॉडी चलता है। और जब हम छू देंगे इस बिजली को, तब हमारे अंदर उससे कम से कम 10-20 हजार गुना करंट हमारे बॉडी में आ जाती है। और जब इतनी तेज करंट आती है बॉडी में, तो हमारी मसल्स गड़बड़ा जाती हैं, हमारी नर्व्स बेहोश हो जाती हैं। हमारे नर्व्स को समझ में नहीं आता क्या करना है, एकदम नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और हम बेहोश हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर करंट ज़्यादा हो तो ऐसे में आपकी मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, उस समय उनको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। आपने सुना होगा कि किसी आदमी ने जाके बिजली का तार छुआ और छुए ही रह गया। इसलिए छुए रह गया भैया क्योंकि उसने जैसे ही छुआ, उसके बॉडी में इतनी ज़्यादा तेज करंट आई कि उसको वो हाथ को ढीला नहीं कर पाया। फिर आपका ब्रेन उतने थोड़ी सी करंट देता है, उस थोड़ी सी करंट का पता ही नहीं चला, वो आपकी बॉडी वाज डायरेक्टेड बाय सम अदर बिग करंट। सो आप एक तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। अगर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी
तो फिर हार्ट भी आपका जो है उसके जो सिमुलेशंस हैं धड़कने वाले वो भी गड़बड़ हो सकते हैं और हार्ट बीट बंद हो सकती है। कुल मिला जुला के भैया ये बिजली जो है बहुत ही खराब है और उसको सावधानी से हैंडल कीजिए। जब भी आप बिजली के सामानों को छुएं, सूखे शरीर में छुएं ताकि रेसिस्टेंस 50,000 ओम हो, और जब भी छुएं तो चप्पल पहन लें, जूते पहन लें और एक तरह से अपने को इंसुलेट कर लें। जब आप इंसुलेट कर लेंगे तो आपका रेसिस्टेंस इस स्थिति में होगा, और इतना ज़्यादा जब रेसिस्टेंस होगा तो वो करंट बेहद कुछ नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसी जगह टच कर जाएंगे जो कंडक्टर है, तो ऐसे में आपकी बॉडी के थ्रू होकर करंट बहेगी और वो करंट आपकी बॉडी के नर्वस ब्रेकडाउन कर सकती है, हार्ट को रोक सकती है। अगर बहुत ज़्यादा करंट हुई तो हीटिंग इफेक्ट पैदा करके और शरीर को बर्न भी कर सकती है। इसलिए सावधान रहेंगे बिजली की चीज़ों को छूते समय। बिजली के बारे में, करंट के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने का मतलब है उसकी इज्जत करनी है, उसके साथ सम्मान पूर्वक पेश आना है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि असल में क्या हो सकता है। फिर उस समय सावधानी अगर हट गई तो दुर्घटना हो जाती है। इसलिए रेसिस्टेंस को आप देखें और देख करके अनुमान लगाएं कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है और आपके लिए क्या हो सकता है। तो आज का जो क्लास था इसके अंदर हम लोगों ने ओम्स लॉ को एक तरीके से स्टडी किया। ओम्स लॉ के अंदर में जो डिफरेंट टर्म्स हैं, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, उसके बारे में समझने की कोशिश की। कुछ ग्राफ्स को भी हम लोगों ने देखा, एक दो न्यूमेरिकल्स भी उधर बनाए हुए था हम लोगों ने, रेसिस्टेंस वाला जो है, और फिर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला भी बनाया था। तो इस तरह से मुझे लगता है कि एक थियरी का क्लास था, इसमें टर्म्स समझाए जाते हैं। क्लास में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक या दो क्लास लग जाते हैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी को समझने में। तो अब ये थियरी की अंतिम क्लास रही। मुझे लगता है कि अब इतना ज़्यादा बोलने वाला, इतना ज़्यादा नॉन मैथमेटिकल क्लास आपके पूरे सिलेबस में नहीं मिलेगा। अब जब भी आवाज़ निकलेगी मुंह से, मैथ के फॉर्मूले निकलेंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, अब आपको उस जगह पे ध्यान देना है। तो अगला जो क्लास होगा हम लोगों का, हम लोग समझेंगे कि इस करंट का कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे करंट कैलकुलेट होगी, उसका मैथमेटिकल पार्ट हम लोग देखेंगे। तो जब तक हम लोग उस बार फिर मिलेंगे, तब तक इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। किताब को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपके किताब को रिप्लेस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको मदद कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको चीज़ों को थोड़ा आसान कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। किताबें जरूर पढ़िए। थैंक यू।